वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। फाइनली स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्लास 11th रसायन मतलब केमिस्ट्री का वीडियो लेकर के आ चुका हूं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा डिमांड था। आज के इस वीडियो में परीक्षा बोर्ड से उन सभी मोस्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्सिंग क्या रहना है। एंड मेरे पास 2026 का ही परीक्षा बोर्ड अवेलेबल है और इसी से सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायन के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोकार्बन तक है। तो हम आज के इस वीडियो में हमारा कोशिश रहेगा कि अध्याय नंबर फर्स्ट और अध्याय नंबर सेकंड इसे फुल कंप्लीट कर लें, इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट वीवीआईएमपी क्वेश्चंस को कवर कर लें। तो चलिए फटाफट हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे चैप्टर में दिया गया है। तो ये रहा है आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं मतलब बेस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कवर करेंगे एंड यहां से हमारे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको तैयार करना है कि मोल क्या है। तो सिंपल सा मोल का संख्या जरूर याद रखना। इसका संख्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 30, सॉरी 10 टू द पावर 23 होता है। और ये जरूर ध्यान रखना, यही पूछता है और यही कहलाता है आपको एवोगैड्रो संख्या, और ये एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। तो संतुलन समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। मतलब जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और बाद में समाप्त हो जाए उसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। नेक्स्ट सार्थक अंक निकालने वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है तो इस बार भी आएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या दे देगा तुम्हें, ये जरूर नहीं कि यही संख्या दे। जैसे तुम्हें बोल देगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो जो अंक हैं वो लिख दो, 2 है इसमें, इसमें 3 है, 1 2 3 अंक है, इसमें कितने 1 2 3 4 4 अंक है, तो 4 सार्थक अंक। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद जो अंक है वो भी काउंट करते हैं तो ये भी हो जाएगा। इसमें इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद जितने अंक है वो काउंट करते हैं। और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 सार्थक अंक है। लेकिन जैसे तुम्हारा पहला नंबर दिया, देखो क्या दिया है, यहाँ पीछे संख्या लिखा है उसके आगे जीरो लगा है, तो आगे जीरो को कभी काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसमें 2 सार्थक अंक है। इस चीज को ध्यान रखना और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एवोगैड्रो नियम क्या है। तो 1811 में एवोगैड्रो ने नियम दिया था जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब चाहे टेम्परेचर समान हो, चाहे प्रेशर समान हो, और समान दाब पर, समान ताप और समान दाब पर गैस पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनमें अणुओं की संख्या समान रहेगी। बस ये कहलाता है एवोगैड्रो नियम। नेक्स्ट कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो सिंपल सा, इसको देने वाले थे लेबोजियर, और लेबोजियर ने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते, ना तो नष्ट कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बोला कि हमें CO2 बनाना है, तो CO2 बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने कार्बन कुछ ले लिया, कुछ ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो बन गया CO2। मतलब हमने किसी चीज को उत्पन्न नहीं किया, ना तो नष्ट किया, बल्कि ये अलग अलग रूपों में था, इसको हमने जोड़ दिया और एक नए रूप में हमने इसे कन्वर्ट किया है। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी को ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें तैयार करना है कि मूलानुपात सूत्र क्या है। तो वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात में दर्शाते हैं उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट आपको याद करना है कि गुणित अनुपात का नियम क्या है, ये कई साल पूछा गया है। तो गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग होता है इसे कहते हैं सरल गुणित अनुपात का नियम, और यही कहलाता है गुणित अनुपात का नियम। सिंपल सा, दो तत्वों को आपस में मिला करके और अधिक यौगिक बनाना, ये कहलाता है आपके गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा गैलुसॉग का नियम। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वां नंबर कहता है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर में कितना बिलियन उपस्थित है उसे कहते हैं मोलों की संख्या। जैसे कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, अब 1 लीटर पानी में मैंने
जैसे शक्कर लिया तो मैंने कितना शक्कर मिलाया वो कहलाएगा आपका मोलरता, ठीक है। और इसका ये जो फॉर्मूला है वो जरूर याद रखना, मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये कहलाता है मोलरता का परिभाषा। बाकी कुछ याद नहीं रखना, यहाँ से सब कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट कहता है तो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करो। तो मोलरता बिलियन के आयतन से संबंधित होता है, जबकि मोललता होता है विलायक के द्रव्यमान से संबंधित, ठीक है, ये याद रखना। हमेशा मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, जबकि मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत की मुख्य पॉइंट कौन कौन सी थी वो हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रत्येक द्रव अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब परमाणु क्या है, जो ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जो कि अविभाज्य है, किसे उसे हम तोड़ नहीं सकते, वो परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, भार तथा अन्य गुण समान होता है। अगर एक ही तत्व है तो उसका आकार, भार और अन्य गुण जितने भी इसके प्रॉपर्टीज हैं सब समान होंगे। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि किन्हीं दो अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर आकार, भार और अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये 3 पॉइंट तुम्हें केवल याद रखना है और 3 मैंने आपको बताया है। बाकी यहां से कुछ मत पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो। अब आ गया है हमारा यूनिट नंबर 2। हमारे यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आखिरकार परमाणु की संरचना कैसे होती है ये चीज हमें पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि परमाणु कक्षकों के भरने भरने का क्रम बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है। यह नियम को किसने बताया है, तो प्लीज आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो जी नहीं, यहां से कोई क्वेश्चन तैयार मत करना। अब तुम्हें क्वेश्चन तैयार करना है कि हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग संवेग का एक 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 साथ सही निर्धारण करना असंभव नहीं है। यदि एक निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरे का निर्धारण निर्धारण करना अनिश्चितता हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चयता का सिद्धांत। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी कुछ मत पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है कि इलेक्ट्रॉन के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। तो सभी गैसों में ऋण आवेश युक्त कण उपस्थित होते हैं जो विसर्जन नली में 10⁻⁻⁴ वायुमंडलीय दाब, है ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे गैस का उच्च वोल्टेज पर कैथोड से उत्पन्न होता है, ठीक है। एंड इसका इलेक्ट्रॉन -1 E0 से दर्शाता है, ये चीज याद रखना, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन के लक्षण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले याद रखना विसर्जन नली में अलग अलग गैस लेने पर अलग अलग द्रव्यमान वाले धनात्मक कण मिलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर याद रखना प्रोटॉन में H1 से दर्शाते हैं, ये प्रोटॉन का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक। और प्रोटॉन में आवेश कितना होता है। अच्छा, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है इसका भी आंसर कीजिए कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो सर जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमें तैयार करना है कि पावली के अपवर्जक का नियम क्या है। तो किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, या फिर दूसरे तरीके से इसका परिभाषा याद रखना, एक ही परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है परंतु चौथी क्वांटम संख्या समान हो यह आवश्यक नहीं है। यही कहलाता है पावली का अपवर्जक नियम। बस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि n+l का नियम क्या होता है। तो विभिन्न कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होता है n+l के नियम के अनुसार भरते हैं। n जहां मुख्य क्वांटम संख्या होता है और l जहां पर दुगुंसी क्वांटम संख्या होता है। बस इतना आपको तैयार करना है। चलिए बेटा, बाकी यहां से कुछ मत पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो। नेक्स्ट कहता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन किसे कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं, बाकी छोड़ दो। नेक्स्ट हमें देखना है कि अफवाहु का नियम क्या है। आपके एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम अफवाहु ने किस प्रकार से बनाया था। तो अफवाहु जो है जर्मन भाषा के अफवाहु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज का निर्माण करना या फिर बनाना। अफवाहु सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले भरा जाता है और जिसमें अधिकतम ऊर्जा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है।
इन्होंने बताया था कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एल एन प्लस एल के वैल्यू को निर्धारित करते हुए भरते हैं। पहले एन प्लस एल का मान कम मान वाला कक्षक में भरा जाता है, फिर उसके बाद अधिक मान वाले कक्षक में भरा जाता है। बस ये चीज याद रखना और इसको बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा और 100% ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कुछ मत पढ़ना, नेक्स्ट हमें तैयार करना है 11वां नंबर। हुंड का नियम क्या है? तो हुंड क्या कहता है, देखो किसी भी उपकोष में किसी भी उपकोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते हैं जब तक उस उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है। मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं, ये सब छोड़ो। देखो हुंड ने क्या बोला था, हुंड का कहना यह था कि भाई एक कक्षक में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, तब तक इलेक्ट्रॉन रिपीट नहीं होगा जब तक पूरे कक्षक भरने जाते हैं। जैसे मैं तुम्हें इसमें समझाता हूं, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया ना, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रिपीट नहीं करेंगे, हम इसमें भरेंगे। अभी ये खाली है ना, तो इधर रिपीट नहीं होगा, पहले ये भरेगा, जब एक एक सब में भर जाए तब जाकर रिपीट करना है इलेक्ट्रॉन को। इसे कहा था हुंड ने, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ देना। नेक्स्ट तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन सी कमियां थी, 2 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सबसे पहले याद रखना कि 1930 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नामांकित कमियों को बताया था। उन्होंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण किसी परिपथ में भ्रमण करती है तो वह विकिरण के रूप में ऊर्जा को मुक्त करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट लिखना, ज्यादा बड़े पॉइंट मत लिखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि परमाणुविक स्पेक्ट्रम सतत होने चाहिए, जबकि प्रयोगों में स्पष्ट हुआ कि ये स्पेक्ट्रम जो है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है कि समस्थानिक और समभारिक में अंतर क्या होता है। तो समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे कहते हैं बेटा समस्थानिक। और समभारिक मतलब भार, तो जिसका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो उसे समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये 2 अंतर याद रखना। तीसरा अंतर क्या है कि रासायनिक गुणों में समानता होती है और इसमें रासायनिक गुणों में समानताएं नहीं होती है, मतलब भिन्नताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है और इसके पूरा मॉडल समझाना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम संख्या वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले पूछता था लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। नेक्स्ट हमें देखना है कक्ष और कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लो। एंड दे ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉगली का समीकरण, भाई अच्छे से देख लेना, एग्जाम में देखने को मिलता है दे ब्रॉगली और डी ब्रॉगली। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ दो। अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्म में आवर्तिता। इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना, और समझ में आया नहीं आया अगर कोई डाउट हो तो डाउट जरूर पूछना। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।